Namaskar, my name is Vinay Kumar. I welcome you all in our today's session of political theory. And the topic which I'll be discussing in today's session, that is the historical or evolutionary or development theory of origin of state. ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में जो डिस्कस किया था वो डिवाइन थ्योरी किया था ऑरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में। और इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस दी विकासवादी सिद्धांत कह लीजिए, हिस्टोरिकल सिद्धांत कह लीजिए या इवोल्यूशनरी थ्योरी कह लीजिए। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये जो हिस्टोरिकल थ्योरी है या इवोल्यूशनरी थ्योरी है, टोटली डिफरेंट है डिवाइन थ्योरी से। ठीक है। और बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे पूछें, मेरा आउटलुक पूछें या मेरा दृष्टिकोण पूछें या मेरे विचारों को जानना चाहें, तो मैं ये कहूंगा कि मैं भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता हूं अगर हम राज्य की उत्पत्ति की बात हम करते हैं। तो सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ये राज्य की उत्पत्ति यानी कि ये जो सिद्धांत है स्टेट के ओरिजिन को ये बोलता है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे एक अहम बात अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि ये इवोल्यूशनरी थ्योरी या हिस्टोरिकल थ्योरी क्या कहती है, तो स्टूडेंट्स इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये थ्योरी राज्य की उत्पत्ति के बारे में ये विचार रखती है, ये विचारधारा रखती है कि जो स्टेट का ओरिजिन हुआ वो किसका परिणाम है? ग्रोथ का परिणाम है। ठीक है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसे 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 सिविलाइजेशन बढ़ा, लोगों ने विकास की ओर अग्रसर हुए, सिविलाइज्ड हुए, विकास होता चला गया, यू नो जनसंख्या बढ़ती चली गई, तो वैसे 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 स्टेट की जो संरचना है वो, और आप इसको कह लीजिएगा कि, या मैं ये कहूँ कि आप वर्तमान या प्रेजेंट सिनेरियो में जो उसका प्रारूप देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत लंबी प्रक्रिया, जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस, ना कि डिवाइन थ्योरी की तरह, थ्योरी की तरह बिल्कुल ये एडवांस हुआ कि जो गॉड या ईश्वर ने एक प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया और बोला कि ये मेरा शासक है और मेरे द्वारा निर्देशों में पालन करेगा, और राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने कर दी, और उस पे शासन, लोगों पे शासन करने करने के लिए राजा का या राजा का प्रारूप कह लीजिए, या एक किंग को या एक रूलर को उसने वहां पर अपॉइंट कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। बल्कि ये एक वास्तविक थ्योरी बहुत ज्यादा, आप मैं कहूंगा कि या कुछ साइंटिफिक बेस भी रखती है कि अगर हम किसी भी इवोल्यूशन की बात हम करते हैं तो उसमें एक लंबा समय लगता है। ये ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपकी बात करूं कि आप जो अभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं, तो ये कोई एक या दो दिन का, कुछ महीनों कुछ साल का परिणाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबा समय है। इसी तरीके से आप फोर व्हीलर्स की बात करते हो, व्हीकल्स की बात करते हो, आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आप व्हीकल्स यूज कर रहे हो, तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। और वो स्टार्ट होता है इवन व्हील से, आप नव पाषाण में जाके बात करते तो वहां से यहाँ तक आप देखो आने में कितना बड़ा समय लगा है। तो ठीक उसी तरह भी जो वर्तमान समय में आप स्टेट का या राज्य का जो प्रारूप देख रहे हो, जो एग्जिस्ट कर रहा है वर्तमान समय में, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो ये इट इज ऑल अबाउट दैट कि इवोल्यूशन, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी ये चीज बताई थी कि द्राविड वाद अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें किस तरह से उसने बोला था कि जो जिराफ है उसकी गर्दन अचानक से ऐसी लंबी नहीं हुई। यू नो जैसे वो पत्तियों का सेवन करते थे, धीरे 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 वो ग्रीनरी खत्म होती चलेगी और वो थोड़ा सा ऊंचाई पर पत्तियां या कुछ इस तरीके से अपने भोजन की प्राप्ति के लिए वो संघर्ष करते रहे, और इस तरीके से करते 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 जैसे ऊंचाई पर वो लोग अपनी गर्दन का यूज करते रहे, तो उनकी गर्दन या नेक काफी लार्ज हो गई। ठीक उसी तरीके से अगर हम स्टेट के ओरिजिन की बात करें तो इवोल्यूशनरी थ्योरी भी यही बोलती है, हिस्टोरिकल या डेवलपमेंट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, वो भी इस चीज पे बहुत ज्यादा इंफोसाइज करती है कि उसमें एक लंबा समय लगा है। और ये स्टार्ट हो जाता है कुछ, अगर मैं और भी ज्यादा पीछे जाऊं तो आपने पढ़ा होगा कि मनु था, या फिर किन्हीं दो व्यक्तियों से ये पूरी संरचना चालू हुई। उन लोगों ने अपना परिवार बढ़ाया, फिर उस फैमिली का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, बहुत सारी फैमिली हुई। फिर उस फैमिली के निर्माण से मैं कहूँगा ट्राइबल्स बने, ट्राइबल्स बनने के बाद अगर मैं बात करूँ, ट्राइबल्स के बाद किंगडम हुआ, और फिर उस किंगडम से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से, किस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि दो व्यक्ति, फैमिली, बहुत सारी फैमिली, और आपस में जो ब्लड रिलेशन है, जैसे कि बात भी तो ना कि फैमिली किनशिप, इसका मतलब रक्त संबंध आधारित जो उनके आपस में फैमिली में जो संबंध थे, रक्त संबंधों पर या ब्लड ग्रुप आधारित जो रिलेशंस थे, उसने फैमिली को सपोर्ट किया, और फिर इस तरीके से परिवार बढ़ा, परिवार से और बहुत सारे फैमिली हुई, और बहुत सारे फैमिली से ट्राइबल्स बने, उनका कोई शासक हुआ, कोई रूलर हुआ जिसने उस पर शासक किया, फिर किंगडम बना, और किंगडम से ऐसे फिर स्टेट बना। तो इस तरीके से इवोल्यूशनरी थ्योरी या हिस्टोरिकल थ्योरी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस तरीके से राज्य का इवॉल्व हुआ। इट इज ऑल अबाउट दैट। ओके, तो बहुत सिंपल थ्योरी है, इसको इसके बारे में आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और आई विल गो थ्रू द कंटेंट्स, एंड बहुत अच्छे से मैं इस चीज को, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इवोल्यूशनरी थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी या डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से, किसी भी नाम से थ्योरी आती है और एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते चले साथ में, तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, और ठीक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो हर थ्योरी में फिर से कहना चाहूंगा कि ये बताने की कोशिश की गई है कि राज्य या स्टेट कैसे इवॉल्व हुआ। तो इस थ्योरी के अंतर्गत भी हम उसी चीज की बात कर रहे हैं। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइंस है। I'll go through the line, these line first, and I'll be explaining all the things to you. The evolution theory of the origin of the state in political science posits that the state developed gradually over time through a series of social and political changes rather than emerging from a single event or agreement. According to this theory, the state evolved originally from simpler social structures like family units and tribes into more complex and organized political systems as societies grew in size and complexity. तो ये लाइंस भी वही चीज कह रही हैं जो मैंने आपके साथ शुरू में डिस्कस करी जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ कि इवोल्यूशनरी थ्योरी है क्या। तो किस तरीके से यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया कि अगर हम एक इवोल्यूशन, एक प्रॉपर प्रोसेस की बात करें, हिस्टोरिकल या डेवलपमेंट की बात करें, ओरिजिन ऑफ स्टेट की, तो एक लंबी प्रक्रिया, नो डाउट। साथ ही कुछ बड़ी सिंपलेस्ट इसने टर्म्स यूज करे हैं, जैसे कि फैमिली, परिवार, कबीले, ट्राइबल्स, और फिर किस तरीके से फिर मैं बोलूंगा कि फैमिली, ट्राइबल्स, किंगडम, और अंत में जो उसका फॉर्मेशन हुआ स्टेट का, तो किस तरीके से इट स्टार्टेड विद द टू पीपल एंड दे फॉर्म द फैमिलीज विच वाज बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशंस एंड which led to the ultimately the existing form of the state। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दैट। तो एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा कि इवोल्यूशन का मतलब अगर आप समझ रहे हैं, इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस, तो आपको इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, अगर इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द इवोल्यूशनरी थ्योरी और हिस्टोरिकल थ्योरी, तो आपको डू नॉट गेट कंफ्यूज, सिंपली ये बोलना है कि ये जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट की, ये बेस्ड है किस पे? ग्रोथ पे, यानी कि जो स्टेट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ। जैसे जैसे ग्रोथ होती चली गई, जैसे जैसे विकास होते चला गया, इवोल्यूशन होता चला गया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में एनहेंसमेंट होता होता चला गया, वैसे वैसे स्टेट जो अपने वर्तमान फॉर्म में या वर्तमान स्वरूप में एग्जिस्ट करता है। जिसका एग्जिस्टिंग जो फॉर्म है वो एक बहुत लंबा पीरियड है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। और इसके जो सपोर्टर है वो किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल और मैकेनिज्म काइंड ऑफ थिंग को रिजेक्ट करते हैं, वो उस पर बिलीव नहीं करते और ये मानते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है। और ये इसके पीछे फिर वही चीज कहूंगा कि काफी, अगर जैसे कि मैंने अभी आपके साथ एग्जांपल शेयर किया था मोबाइल फोन्स का, या किसी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए कि उसमें कितना एडवांसमेंट है, कितना वो एनहेंस्ड किया गया है प्रोडक्ट। तो वो एडवांस या ओवर ए पीरियड ऑफ नाइट नहीं हुआ, उसके पीछे काफी लंबा प्रोसेस है। ठीक ठीक उसी तरीके से ये हिस्टोरिकल प्रोसेस या इवोल्यूशनरी थ्योरी भी है ओरिजिन ऑफ स्टेट की। और अब तक के डिस्कशन में आप इतना समझ चुके होंगे कि ये एक उस प्रोसेस का प्रोडक्ट है, या उस प्रोसेस का, या उस प्रक्रिया, बल्कि मैं ये कहूंगा लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, जो काफी सालों से होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, और लगातार कंटिन्यूस एफर्ट, लगातार कंटिन्यूस एनहेंसमेंट के बेसिस पे अब वर्तमान स्वरूप पर ये स्टेट या राज्य पहुंच गया। ठीक है। Now, I would request you to please go through those factors which support the evolutionary theory। यहाँ पर कुछ ऐसे कारक हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, हिस्टोरिकल थ्योरी है, या फिर डेवलपमेंट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट की, उसके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनको इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं? तो we will be discussing all those factors which support the evolutionary theory or historical theory or development theory of origin of a state of political science discipline. So I'll go through all the, I would say, headings one by one. Okay, I will go through all the headings one by one. I will be explaining everything in front of you all. Please pay attention to my words. Now let's see which is the first heading. देखिए, you can see over here key points of this theory include। अच्छा, okay, let's discuss first the key points। Okay, then we will discuss about the factors which support the evolutionary theory or historical theory।
तो की पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी इंक्लूड gradual development, social complexity, integration and centralization. Fourth one is adaptive process. ठीक है, यानी कि these are the four key points which I would say are included in this particular theory. The one, the first one is gradual development. जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि ये जो प्रोसेस है या फिर स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है या जो स्टेट वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है या जो एग्जिस्टिंग आप इसका जो प्रारूप देखते हैं वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है. द स्टेट एमर्ज्ड थ्रू अ स्लो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन रादर देन अ सडन क्रिएशन. मैंने फिर वही चीज आपसे बताई, ये भी आपके साथ शेयर करी. इस बात पे मैं चर्चा कर रहा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 इसका इवोल्यूशन होता रहा और ये फिर एक अच्छी कह लीजिएगा कहते हैं कॉन्सोलिडेट फॉर्म में और वेल व्यवस्थित अभी आप जो देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एक प्रॉपर वे एक साइंटिफिक बेस, ये एक लंबे इंतजार का परिणाम है. तभी इसके साथ एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी जोड़ा गया. इट इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट रादर देन अ सडन क्रिएशन. मतलब ये बहुत झट से या तुरंत नहीं हुआ है स्टेट का फॉर्मेशन. नाउ वी मूव टू आवर सेकंड और नेक्स्ट हेडिंग विच इज सोशल कॉम्प्लेक्सिटी. तो जैसे जैसे सीधी सी बात है, समाज है, जब जनसंख्या बढ़ेगी, वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा अराइज होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे. तो इंक्रीजिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी necessitated more formal governance structures. तो कहना क्या चाह रहा है कि जैसे जैसे समाज में लोग बढ़े, जनसंख्या बढ़ी और उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ी, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी हुआ. ठीक है, तो साथ साथ ये भी चीज कहीं ना कहीं लोगों ने रियलाइज किया कि अब हमें एक यू नो अच्छे गवर्नेंस की आवश्यकता है, अच्छे शासन की अवस्था है और उसके लिए हमें स्टेट को सपोर्ट करना होगा एट एनी कॉस्ट. ओके, या एक स्टेट का फॉर्मेशन होगा जिसमें ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से संचालित होंगी. थर्ड वन इज इंटीग्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन. तो ओवर टाइम पावर बिकेम मोर सेंट्रलाइज्ड एंड स्मॉल कम्युनिटीज इंटीग्रेटेड इनटू लार्जर पॉलिटिकल एंटिटीज. तो जैसे जैसे विकास होता रहा, मैंने आपको भी ये बात बताई डिस्कशन में कि जो स्टेट था या स्टेट है वो एक ग्रोथ का परिणाम है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ. ये एकदम से डिवाइन थ्योरी की तरह नहीं हुआ कि गॉड ने बोला कि जाओ एक स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, राजा को उसने भेज दिया रिप्रेजेंटेटिव. इट्स नॉट लाइक दैट. तो ओवर टाइम पावर बिकेम मोर सेंट्रलाइज. जो पावर थी, जो सत्ता था, जो बल था, वो मोर सेंट्रलाइज्ड हो गई. और जो स्मॉल कम्युनिटीज थे, जो छोटे छोटे कम्युनिटीज थे, वो थोड़ा सा इंटीग्रेटेड हो गए इनटू लार्ज पॉलिटिकल एंटिटीज में. ये ठीक उसी तरीके से बात अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करूं तो हमारे क्या जो भी पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है. आप कहते भी है कि मोर पावर you know in center has got more power as compared to the states. तो सीधी सी बात है, इसी तरीके से ये जो हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर थ्योरी की, तो इंटीग्रेशन सेंट्रलाइजेशन इज आल्सो अ मेजर की पॉइंट्स ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी. नेक्स्ट इज अडेप्टिव प्रोसेसेस. So the evolution of the state was an adaptive response to changing social economics and environmental conditions. ठीक है, अडेप्टिव प्रोसेस या फिर जैसे कि आप समझते हैं कि टू वर्ड्स आर देयर, अडेप्टिव एंड दी साइकोलॉजी हम कहते हैं बेसिकली एडजस्टमेंट. तो इसका मतलब क्या है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना. ओके, टू चेंज आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सर्कमस्टांसेस. ओके, नीड एंड सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपने आप को ढाल लेना. तो हाँ, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे. तो ये क्या हुआ, जो एक अडेप्टिव प्रोसेस है, क्या इवोल्यूशनरी जो बात कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकल हमारी जो थ्योरी है, वो एक अडेप्टिव प्रोसेस है. इसने इसने अडेप्ट करता रहा अपने, या मैं फिर इस तरीके से कहूं कि अडेप्टेशन वाज ऑलवेज देयर. और अगर अडेप्टेशन नहीं होता, जैसे कि अगर हम बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित नहीं करेंगे, तो हम फिर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हमारे लिए जीवन को जीना बहुत कठिन हो जाएगा. इसी तरीके से पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो जितने भी चेंजेस हो रहे थे समाज में, सोसाइटी में, उसके अनुसार स्टेट में भी चेंज होता रहे, परिवर्तन होता रहा और अडेप्टेशन आ गया. ठीक है, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके प्रति चेंजेस आया या मैं कहूँ कि अडेप्टेशन आया. इट वाज ए अडेप्टिव प्रोसेस एज फार एज द थ्योरी ऑफ आई वुड से ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज कंसर्न्ड. और जो पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, मेजर पॉइंट्स व्हिच टॉक्स अबाउट द हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. तो इन समरी द इवोल्यूशन थ्योरी views the state as the result of a continuous and adaptive process of social and political development. तो सीधी सी बात यहाँ घूम फिर के वही आती है. अगर हम इसका संक्षिप्त और सारांश देखें तो जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है
वो स्टेट को एक ग्रोथ का परिणाम मानती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस मानती है, एक अडेप्टिव प्रोसेस मानती है। ठीक है, एकदम से नहीं हुआ है, सडनली नहीं हुआ है, यू नो इसमें बहुत ज्यादा समय लगा है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे 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 विकास होता गया, डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे राज्य का विस्तार, राज्य विस्तृत होता गया। और प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट सिनारियो में अगर मैं बात करूं, जो आप स्टेट का प्रारूप देखते हैं, वो एक लंबी इंतजार का या लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ द वेरी लार्ज, आई वुड से, प्रोसेस, या इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रोथ which kept on, I would say, happening, day by day, isn't it? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जो सपोर्ट करते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी को, या हिस्टोरिकल थ्योरी को, या डेवलपमेंट थ्योरी को। और हम देखते हैं कि सबसे पहले समझ लीजिएगा, जब मैं फैक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से वो फैक्टर्स, वो कारक जिसने इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, देखिए फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं चीज़ों को। और एक तरह से हम ये कह लीजिए कि एविडेंस है कि हाँ, ये प्रमाणिक है कि वास्तव में जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थ्योरी की जो हम बात कर रहे हैं, ये वो जो कारक हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ, ये ऐसे ही मतलब काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर नहीं फॉर्म हुआ है स्टेट का। इसके पीछे कुछ वैलिड कह लीजिए रीजंस हैं, या इसके पीछे एक साइंटिफिक आधार है, या बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसने हाँ वास्तव में बोला कि स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, स्टेट की जो ओरिजिन हुई, वो वास्तव में इन फैक्टर्स के कारण हुई, या इन फैक्टर्स ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। So several factors supported the evolution theory of the origin of the state in political science, emphasizing the gradual and organic development of political structures over time. These factors include, so many factors are there. I will go one by one. The first one is population growth. अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। जैसे 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 ग्रोथ होती रही, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता रहा, वैसे वैसे हमें ये रियलाइजेशन हुआ, हमें आवश्यकता हुई कि हाँ, अब चीजें बहुत ज्यादा मैसी हो गई हैं, बहुत ज्यादा टर्माइल है सोशल में, सोसाइटी में बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। अब उनके रेजोल्यूशन के लिए हमें एक प्रॉपर गवर्नेंस चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशन चाहिए, पॉलिसीज चाहिए। अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी वेलफेयर को इंश्योर करे, और जो हमारे लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे नीड है एक्चुअल, उसको वो सपोर्ट करे, उसको सुनिश्चित करे, हमें प्रोवाइड कराए। तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डेंसिटी इन अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज necessitates more structured forms of the governance to manage larger group of people and complex social interaction। बात वही आई कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, तो उस समय आवश्यकता हुई, इस चीज को रियलाइज किया गया कि हाँ, अब वो टाइम आ चुका है कि एक प्रॉपर गवर्नेंस की हमें आवश्यकता है। वी आर इन नीड, या रादर आई वुड से वी आर इन ग्रेट नीड ऑफ द गवर्नेंस which ultimately led to the formation of the state. Second one is agriculture development. So the shift from gatherer societies to agriculture communities created food surpluses, in leading to settled life, population growth, and the need for organized resources management and distribution। तो देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या कृषि की मैं बात करूँ, कृषि में जो उन्नति हुई, जो विकास हुआ, उसने भी कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया, उसने भी स्टेट को सपोर्ट किया। कि जैसे पहले लोग, मैं पहले फिर से वही मैं बात कर रहा हूँ, अनसिविलाइज्ड वे में लीड किया करते थे लाइफ को, बलपूर्वक, कोई एक बेस नहीं था, कोई लेजिटिमेट चीजें नहीं थी, और बलपूर्वक आधिपत्य स्थापित करना, उस चीज वो चीजें थी वहां पर। और लोग ज्यादातर हंटिंग की मैं बात करूं, उस पर बहुत ज्यादा वो दे यूज्ड टू हंटर, उस पर डिपेंड थे, शिकार किया करते थे। ठीक है, तो बट आगे की अवस्थाओं में जब चीजें थोड़ी सी व्यवस्थित व्यवस्थित होती चली गई, लोगों ने एक प्रॉपर वे में चीजों को स्टार्ट करना चालू किया, और कुछ एग्रीकल्चर या कृषि में बहुत उन्नति हुई, और उससे थोड़ा लाइफ और सेटल्ड हो गई, लोगों के पास फूड सरप्लसेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फूड सप्लाई वाज देयर, और चीजें व्यवस्थित हुई, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज की सपोर्ट किया, या इस बात पे जोर देता है कि वो तभी पॉसिबल हो सका जब वहां पर एक व्यवस्थित रूप से नीतियों का पालन किया जा रहा था। ठीक है, या पॉलिसीज बनाई जा रही थी, या रूल्स रेगुलेशंस थे, या कोई गवर्न करने वाली बॉडी थी, तो तब वो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, या ये जो हेडिंग है पर्टिकुलर, इट आल्सो टेल्स अस दैट हाउ
agriculture development led to the formation of the state. Now, third one or next one is the economic specialization and trade. If I talk about the economic specialization and trade, सीधी सी बात है, as societies became more economically complex with specialized labor and trade, there was a need for a standardized system. Okay, there was a need for standardized systems of exchange, property rights, and dispute resolution, which encouraged the development of state institutions. तो इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही है, आर्थिक उन्नति की प्रगति की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है। चीजें जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी तो आवश्यकताएं बढ़ी, तो चीजें व्यवस्थित ना होकर थोड़ी सी अव्यवस्थित होने लगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी, उनकी नीड्स बढ़ेगी, तो समाज में टर्माइल होगा, समाज में आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैलेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड या व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए भी स्टेट की आवश्यकता होती है। और अगेन आई वुड से कि this was also a major factor which supported yeah, which led to the formation of the state. Okay, नेक्स्ट वन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या आप कह सकते हो समाज में जो वर्ग विभेद आप देखते हो, आपको पता होगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाज आल्सो इन एंशिएंट टाइम। आपने जब वैदिक काल में शिक्षा को पढ़ा था तो जैसे समाज 4 वर्णों में विभाजित था। जैसे कि हम बात करें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स या 4 मेजर्स कह लीजिएगा स्ट्रेटिफिकेशन, या ये 4 आधार थे या वर्ग थे जो समाज में व्याप्त थे। अगेन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात है, जब हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए इक्वलिटी को या समानता को या छुआछूत, ऊंच नीच, बड़ा छोटा जैसी चीजों की जो समस्या थी कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना, सुपीरियर समझना, सामने वाले को इंफीरियर समझना। तो जैसे कि प्राचीन काल में, एंशिएंट पीरियड में चीजें थी, जब व्यवस्थित नहीं थी, जब स्टेट नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में चीजों को व्यवस्थित करने के लिए एक मैं कहूंगा सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की मैं बात करूं तो समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव है उसको उसमें सामंजस्य लाने के लिए, समानता लाने के लिए, लोगों के बीच वर्ग विभेद को मिटाने के लिए भी स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट वन इज वॉरफेयर एंड डिफेंस। तो warfare and defense, I would say the need for collective defense against external threats and internal conflicts drove the development of centralized authority and organized military structures. तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ेंगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है जनसंख्या या पॉपुलेशन ऑलवेज लीड्स टू सम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी। और फिर लोगों में ये भी होगा कि मैं उसकी कंट्री पर फोर्सिबली उसको उसका अपने नेशन में विलय करूं, या फिर उस पे मैं उस पे अटैक करूं, या कुछ ऐसी चीजों, या मैं फिर कुछ आर्सनल्स की मैं बात करूं, वेपन्स की बात करूं, उसका उसका प्रोडक्शन करूं, मैन्युफैक्चर करूं। बट वो चीजें फिर अव्यवस्थित हो जाएंगी, कुछ रूल्स रेगुलेशन वाली बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, चीजें होती हैं, आज सभी नेशंस के पास अपने एटॉमिक वेपन्स हैं, सभी संपन्न है परमाणु रूप से, और लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक या कंसेप्ट ये है कि हम उसका ऐसे यूज नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, हमें उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, चीजों को देखना पड़ेगा, ऐसे ही हम मुंह उठाकर कहीं किसी पे अटैक नहीं कर सकते। तो वो तब होगा जब हमारे पास एक स्ट्रांग नेशन होगा, स्ट्रांग स्टेट होगा। तो यहाँ पर वेल वारफेयर एंड डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लोगों को सेव करने के लिए, उनके राइट्स को सुनिश्चित या इंश्योर करने के लिए, एक्सटर्नल जो थ्रेट्स है, जो बाहरी आक्रमण को कम करने के लिए, या कॉन्फ्लिक्ट्स के रेजोल्यूशन के लिए भी स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि बहुत मेजर फैक्टर है इवोल्यूशनरी थ्योरी का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। नाउ as far as technological advances is concerned, innovations in tools, weapons, and transportations facilitated more effective governance, control over larger territories, and the administration of complex societies. तो सीधी सी बात है बच्चों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ अग्रसर हुई, मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ, टूल्स, वेपन्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेशन की बात हो रही है, तो उन चीजों पर भी अंकुश कराने के लिए, उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन पे एक वॉच रखने के लिए भी हमें कुछ ऐसी बॉडी की आवश्यकता है, वो काम हमारा स्टेट करता है। ठीक है, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नेंस होती है जो उन पे वॉच रखती है कि कुछ इलीगल या सब ये सारी चीजें लेजिटिमेट हो, वैध हो। इसलिए भी एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट होता चला गया, वैसे वैसे स्टेट या राज्य का स्वरूप बदलता चला गया। वर्तमान में जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रारूप हम जो देखते हैं स्टेट का, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट का भी परिणाम है। ओके,
नेक्स्ट वन इज रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। अब रिलीजन एंड आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, जैसे रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स ऑफन प्रोवाइडेड लेजिटिमेसी टू द emerging political leaders and institutions, helping to unify communities and justify centralized authority। तो सीधी सी बात है, एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो रिलीजन है, रिलीजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है या मेजर एस्पेक्ट है लोगों को एक क्या बोलो कि लोगों को आपस में बांधे रखने के लिए, एकजुट करने के लिए, धार्मिक आधार पर या धर्म के आधार पर भी, जैसे आपने सुना होगा कि लोग बहुत ज्यादा अपने धर्म को मान्यता देते हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, अपने उनके कुछ आदर्श है, आइडियोलॉजी है, ठीक है, उस पर वो बंधे रहते हैं। तो ये जो बिलीफ है, विश्वास है, ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें ना आए, जैसे अब धार्मिक रूप में जैसे हम कहते हैं सांप्रदायिक दंगे वगैरह जो होते हैं, कम्युनिटी राइट्स जो होते हैं, या हम कहते हैं हम अपने आदर्शों पे चल रहे हैं, तो बट उसका एक साइंटिफिक आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी रिलीजन को पर प्रहार करें, या हम ये माने जो दूसरे रिलेशन के स्टेट के आइडियोलॉजी से हम उसको इग्नोर करें या उसको उस पर ध्यान ना दें। हर किसी की अपनी खूबसूरती होती है, तो उस चीज को भी जस्टिफाई करने के लिए हेल्पिंग टू यूनिफाई कम्युनिटीज एंड जस्टिफाई सेंट्रलाइज ऑथोरिटी, स्टेट की जरूरत होती है, स्टेट की आवश्यकता होती है। स्टेट हमें हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो आदर्श के साथ जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी हमारी जो सोच है, जो विचारधारा है, उस पर भी कहीं ना कहीं स्टेट का अंकुश रहता है। हम यूं ही ऐसे ही नहीं किसी भी चीज को इग्नोर करना या फिर उस चीज का विरोध करना, और जिसका कोई कहते हैं ना कि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सभी धर्मों के प्रति एक समान भावना, आदर, सम्मान, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो वो तब होता है जब स्टेट उन रूल्स और रेगुलेशंस को मेंटेन करता है, इम्पोज करता है, और हमारे वो ये सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि वो चीजें डेविएट ना हो राइट पाथ से। ओके, नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नाउ व्हाट डज इट से, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। देखिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कह लीजिएगा कि आई वुड से दैट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द state. The physical environment, including the availability of resources and the geography of the land, influence settlement patterns and the organization of political units. अब जैसे जैसे विस्तार होता गया, या जैसे जैसे विस्तृत होती गई चीजें, या मैं कहूँ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, तो अब कहीं ना कहीं आवश्यकता हुई कि उसको एक परिसीमा में बांधा जाए, उसका अपने एक अपना ज्योग्राफिकल एरिया हो, उसकी अपनी परिसीमा हो। जैसे आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, उसका अपना एक देशांतर, एक हम कहते हैं ना इतने देशांतर इतने अक्षांश पर व्यवस्थित है, तो उसकी एक अपना एक परिसीमा है, एक परिसीमा है, उसका एक अपने पैरामीटर्स है। अब उस पैरामीटर्स के लिए भी स्टेट का स्टेट का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट पे इंट्रूडर की तरह व्यवहार करता है, या इस तरीके से एनक्रोचमेंट की बात होती है, तो फिर स्टेट ही है जो उस चीज पे यू नो उस चीज का विरोध करता है। फिर उसमें हम बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो वो बिना स्टेट के संभव नहीं है। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट, क्योंकि हर एक स्टेट की अपने ज्योग्राफिकल कह लीजिए पैरामीटर्स होते हैं। नाउ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन भी एक मेजर फैक्टर है। अगर मैं बात करूं द वे ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, आज ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो इंप्रूवमेंट्स इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन enabled more effective conditions sorry coordination and control over larger areas, facilitating the centralization of power। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन में एनहेंसमेंट होता चला गया, ट्रांसपोर्टेशन में एनहेंसमेंट होता चला गया, कम्युनिकेशन के बहुत सारे हमारे पास साधन है, ट्रांसपोर्टेशन एनेबल्ड मोर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर वे है हमारे पास, प्रॉपर चैनल्स हैं, तो वो तभी पॉसिबल हो पाया जब उस चीज पर हमने बहुत ज्यादा ये कह लीजिएगा ध्यान दिया। तात्पर्य कहने का ये है कि जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे अगर हम एडवांसमेंट लेकर आए, अगर वो टेक्नोलॉजीज को हमने और ज्यादा कह लीजिएगा कि एडवांस्ड बनाया, तो वो तभी पॉसिबल हो पाया कि जब उस चीज के लिए उस स्टेट की उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, स्टेट ने उस चीज पर अपना सहमति दिखाई, ठीक है। और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कोलैबोरेशन है, कह लीजिए एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ इंटरनल और इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स हैं। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन में हुआ, उसने इनेबल्ड मोर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ओवर लार्जर एरियाज। तो दूसरे स्टेट के साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाया, और एक तरह से वार्तालाप आप कह लीजिएगा या कम्युनिकेशन कह लीजिएगा, वो पॉसिबल हो पाया। तो इस चीज ने भी स्टेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और I would say that communication transportation also led to the formation of the state. Now, leadership and governance innovations. So, the emergence of enable
capable leaders and the development of administrative innovations contributed to the formation and maintenance of early states. तो सीधी सी बात है, इसको बड़ी सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ, तुरंत आपके दिमाग में चीज आ जाएगी कि जैसे कि हम बात करते हैं ना, कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे पहले फैमिलीज के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे ट्राइबल्स कबीले, इस तरीके से छोटे छोटे ट्राइबल्स कबीले के बाद और भी ज्यादा उसका फॉर्मेशन होता गया और परिवार बढ़ते चले गए। संख्याएं बढ़ती चलेगी लोगों में, और जब जनसंख्या बढ़ी तो सीधी सी बात है कि फैमिली, ट्राइबल्स ग्रुप्स, और फिर किंगडम का फॉर्मेशन, और फिर अल्टीमेटली स्टेट का फॉर्मेशन। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे परिवार में पहले लीडर हुआ करता था, कोई भी मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक की हम बात करें, तो पिता या माता लीडरशिप क्वालिटी रखती थी। फिर जैसे कि चीजें बढ़ गई, थोड़ा सा लोगों की संख्या बढ़ी और फॉर्मेशन हुआ ट्राइबल्स का, तो कोई वहां पर कुछ प्रमुख मुखिया होता था जो शासक करता था, उसकी लीडरशिप क्वालिटी होती थी। फिर किंगडम हुआ, फिर स्टेट हुआ। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप गवर्नेंस में भी इनोवेशंस आते रहे, उनके कार्य करने की प्रणाली में चेंजेस होता गया, कार्य प्रणाली में परिवर्तन देखे गए। और लीडरशिप क्वालिटी ने, या फिर मैं कहूँ गवर्नेंस इनोवेशंस ने भी स्टेट को फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया या बूस्ट किया। और ये कह भी रहा है कि द इमरजेंस ऑफ कैपेबल लीडर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अर्ली स्टेट। तो इस चीज ने सपोर्ट किया किसके फॉर्मेशन में? स्टेट के फॉर्मेशन में। तो अगर हम इनोवेशंस की बात हम करते हैं, या फिर इवोल्यूशनरी थ्योरी की बात करते हैं, या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करते हैं पॉलिटिकल एंड डिसिप्लिन में, तो लीडरशिप और गवर्नेंस दो ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो स्टेट के फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। और बिना लीडरशिप की, बिना गुड गवर्नेंस की हम किसी भी स्टेट को इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो कल्पना हो, अकल्पनिक या अकल्पनीय है, नॉट के लिए जगह वी कैन नॉट इमेजिन अ स्टेट विदाउट गुड गवर्नेंस और लीडरशिप। तो लीडरशिप एंड गवर्नेंस, टू मेजर फैक्टर्स आर देयर व्हिच प्ले अ पिवटल रोल टू आई वुड से फॉर द स्टेट टू कंट्रोल द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। तो लीडरशिप एंड गवर्नेंस आल्सो मेजर फैक्टर, इस चीज को थोड़ा मैं ध्यान में आप रख लीजिएगा। और ये केवल 10 हेडिंग्स हैं, और जो ये सपोर्ट करते हैं, या कह लीजिएगा मेजर फैक्टर्स हैं, कि ये जो थ्योरी आई थी, इवोल्यूशनरी थ्योरी या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की जो हमने बात करी, कि ये फैक्टर्स कैसे स्टेट को वर्तमान एग्जिस्टिंग जो इसका प्रारूप है वहां तक लेके आए। जैसे कि शुरू में मैंने आपको एक बात बता दी थी कि जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसमें एक बहुत लंबा समय लगा, ठीक है, बहुत लंबा पीरियड था। ग्रेजुअली स्टेट का वर्तमान स्वरूप हमारे साथ है। वी आर इन, कह लीजिएगा, इन टच विद द प्रेजेंट सिनेरियो या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द स्टेट। तो ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है, इसमें बहुत हजारों साल का समय लगा है। तो धीरे 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 ऐसा क्रमिक विकास होता चला गया, एक नेचुरल प्रोसेस था, जो परिणाम था ग्रोथ का, एडवांसमेंट का, टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन का, जोग्राफिकल का। सारे फैक्टर्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। आई होप द सेशन वुड हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच valuable for you people. So this way we come to the end of the session, which was on the evolutionary theory, historical theory, या development theory of the origin of state of political science discipline. And I hope that you would have enjoyed the entire session. And this was all about the evolutionary theory. And in our next session, we'll be discussing some important theory of origin of state. I hope ki, you would have enjoyed the entire session. And once again, I would like to say that thank you very much for being a valuable part of this, I would say, session. So we'll see you again in our next session of political theory, and we will be discussing a very good, important theory of origin of the state. Till then, bye bye. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.